वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस के लिए क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस के लिए क्लासेस पर। और हम जो है यूपीपीएससी एलटी ग्रेड के लिए क्वेश्चन लेकर आए। इससे पहली वाली वीडियो में थोड़ा सा एब्स्टेंट हो गया था तो उसमें कम क्वेश्चन थे। अभी जो 60 क्वेश्चन हैं वो हम इस पूरी वीडियो में करेंगे। और लगातार चैनल के साथ जुड़े रहिए। यूपीपीएससी एलटी की तैयारी, डीएसएसबी की तैयारी या किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए अभी जल्दी ही जो एएमयू क्लास 9th और क्लास 11 के भी बैचेस हमारे चैनल पर शुरू हो रहे हैं, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। तो प्रश्न है स्क्रीन पर थोड़ा सा। बौद्ध मत में पतिमोक्ष से क्या अभिप्राय है? महायान बौद्ध मत का विवरण, हीनयान बौद्ध मत का विवरण या संघ के नियम या राजा मेंडनाट के प्रश्न। तो बौद्ध मत जो पतिमोक्ष है वो क्या है? वो इसमें बौद्ध धर्म के अनुशासन संबंधी विधि निषेधों तथा उनके भंग होने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों का संकलन है। इसका बौद्ध समाज में बड़ा महत्व तथा माह में 2 बार पाठ किए जाने का विधान था। तो सही ऑप्शन होगा संघ के नियम। सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही होगा। संघ के नियम को हम पतिमोक्ष कहते हैं। महासांगिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? बोध गया, बी राजगृह, श्रावस्ती, डी वैशाली। तो इसका जो उदय था वो कहाँ हुआ था? तो इसका उदय हुआ था आपका वैशाली में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, वैशाली होगा। महासांगिक संप्रदाय का उदय वैशाली में हुआ था। कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष बाद वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। यह संगीति पूर्वी तथा पश्चिमी भिक्षुओं के आपसी मतभेद को दूर करने के लिए ही महासभा में बुलाई गई थी। इस संगीति में भिक्षु संघ 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। परंपरागत विनय में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थाविर या थेरवादी तथा 2 परिवर्तन के साथ विनय को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासंघिक अर्थात सर्वस्ववादी कहलाया। प्रथम का नेतृत्व महाकात्यायन ने तथा द्वितीय का नेतृत्व महाकश्यप ने किया। अगला प्रश्न लेंगे हम यहाँ से। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 7, 2 8, सी 9 और डी 10। तो ये जो भक्तों की रूपों की संख्या है ये 9 है। नारदीय सूत्र में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है जिसे नवदा भक्ति कहते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 11 है स्क्रीन पर आपके। 11 प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? अजीवक, मत्युमरुम, मयामत, ईशा ईशानिवगुरेतवर देव पद्धति। आजीवक था या मतम्यूर था या मयमत था या ईशानाशिव गुरुदेव पद्धति था। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ये मतमयूर प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था जिसका उल्लेख जो है चेदी वंश के जो हैगा अभिलेखों में मिलता है। तो राइट उत्तर होगा इसका मत्तमयूर। मत्तमयूर इसका जो है सही जवाब है। मत्तमयूर जो है आपका सही जवाब हो जाएगा इसका। ऑप्शन जो आपका डी है, सॉरी बी है, वो सही है। अशोक कालीन। अगला प्रश्न है 12। अशोक कालीन अभिलेख किस भाषा में थे? ए ऑप्शन है ब्राह्मी खरोष्टी, बी ब्राह्मी खरोष्टी यूनानी, सी है ब्राह्मी और डी है ब्राह्मी अरमई खरोष्टी। तो इसके जो अभिलेख हैं वो 4 भाषाओं में थे, ब्राह्मी में, खरोष्टी में, यूनानी में तथा अरमाइक में। इसके हिसाब से जो ऑप्शन डी होता है वो इसका सही ऑप्शन है। डी वाला जो ऑप्शन है ब्राह्मी, अरमाइक और खरोष्टी। क्योंकि अशोक ने 4 भाषाओं में अपने जो है शिलालेख खुजवाए। अभिलेख अरमाइक लिपि में है जो उसका तक्षशिला का है, और जो कंधार का है जिसे शरेकुना कहते हैं वो यूनानी और अरमाइक भाषा में है। दोनों भाषाओं में है। वहां पे एक यूनानी भाषा भी है और वहां पे जो है एक दूसरी भाषा है जिसका उल्लेख जो है हम यहाँ पर कर रहे हैं अरमाइक भाषा में। प्रश्न संख्या 13 लेंगे हम यहाँ पे। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था। ए चांदी तथा अन्य धातुओं का परीक्षक, गणिकाओं का अध्यक्ष, रंगमंच का प्रबंधक या सिक्कों का परीक्षक। तो ये सिक्कों का परीक्षक हुआ करता था। और टकसाल का अध्यक्ष जो होता था वो लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। तो ये वाला जो राइट ऑप्शन है वह डी होगा इसका भी, सी 13 का डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची को दिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। समात्री, समन्वयत्री, संस्थाध्यक्ष, अंतर्वशिका, बाजार अध्यक्ष। तो समत्री जो था वो राजस्व की प्रधान संग्राहक हुआ करती थी। तो इसका जो एक वाला ऑप्शन है ए का 2 हो जाएगा। और समन्वयधात्री जो थी वो कोषपाल थी। संस्थाध्यक्षा जो थी वो क्या थी? वो वंश आपकी वंशिका बाजार अधीक्षक हुआ करती थी। तो बाजार चौथा हो जाएगा और डी का हो जाएगा आपका पहला। तो इस तरीके से ए का हो जाएगा आपका 2, ठीक है, और 2 का जो हो जाएगा 3,
और इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 2 3 4 1। इसका उत्तर होगा 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 हैगा ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन जो बी है वो इसका सही है। अगला प्रश्न लेंगे, मौर्य समाज के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी था, किसने कहा था? हरप्रसाद शास्त्री ने, यूएन घोषाल ने, डी डी कौशाम्बी ने, रोमिला थापर ने। तो ये कहा था पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने अशोक की अहिंसा की नीति को ब्राह्मण विरोधी बताया था, जिससे उन्होंने जो हैगा फलस्वरूप चलकर अंत में पुष्यमित्र शुंग के नेतृत्व में ब्राह्मण का विद्रोह हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा हरप्रसाद शास्त्री, 15 का ए सही होगा। वह दक्षिण भारतीय राजा जो अपनी नौसैनिक शक्ति के हेतु प्रसिद्ध था, ए चालुक्य, बी चोल, सी होयसल, डी पांडे। तो ये चोल थे। चोलों के पास में एक विशाल जो थी सेना थी, जिसके 3 अंग थे, गज सेना, अश्वरोही सेना और पैदल सेना। पैदल सेना सामान्यतः भालों से लेस होती थी। चोलों के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी, जिसका आधिपत्य मालाबार और कोरामंडल तट पर था। कुछ समय तक ये नौसेना बंगाल की खाड़ी पर छाई हुई थी। राजराज ने त्रिवेंद्रम में चेर नौसेना को नष्ट कर दिया और केवलौन पर आक्रमण किया। उसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया और उत्तरी भाग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। बाद में राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर पूर्ण विजय प्राप्त की। तो सही उत्तर होगा चोल। चोल राजवंश द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में शिव का कौन सा सर्वाधिक रूप विशिष्ट है? हरिहर, भैरव, रुद्र या फिर जो है ये दिख नहीं रहा है, त्रिपुटंकल है। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा, ये हैगा हरिहर जो हैगा सर्वाधिक विशिष्ट है। इसमें रूप जो है हरिहर जो रूप है वो सर्वाधिक विशिष्ट है। 17 का ए क्वेश्चन सही होगा। प्रश्न संख्या 18 है, तुजादुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? ए पुलकेशन द्वितीय ने, बी राजराज प्रथम ने, सी जो हैगा आपका विष्णुवर्धन ने, डी वीर पांडे ने। तो सही उत्तर होगा चोल शासक राजराज प्रथम ने प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण 1010 ईस्वी में करवाया। ठीक है। तो इस मंदिर के विषय में पर्सी ब्राउन का कथन है कि इसका विमान न केवल द्रविड़ शैली की सर्वोत्तम रचना है, अपितु इसे समस्त भारतीय स्थापत्य की कसौटी भी कहा जाता है। तो 18 का जो आपका राजराज प्रथम होगा वो सही ऑप्शन होगा, राजराज प्रथम ने। किसके सोने के सिक्कों में हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक है? चंद्रगुप्त, काच, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो सबसे ज्यादा जो इसमें था स्कंदगुप्त के सिक्के थे, जिसमें से 118 से 123 ग्रेन का वजन होता था, जिसमें से 107 ग्रेन सोना होता था, बाकी जो है आपका चांदी अन्य मटेरियल थी। लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे, सिक्कों का वजन उस टाइम 140 ग्रेन था, लेकिन 140 ग्रेन में से 70 ग्रेन के सिक्के ही केवल जो है आपके सोने के हुआ करते थे। तो राइट ऑप्शन होगा इसका आपका स्कंदगुप्त, डी का सही 19 का सही उत्तर होगा स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदू शाही राजा महमूद गजनई के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ के निर्माता था? ए जयपाल, बी आनंदपाल, सी जयपाल और आनंदपाल दोनों, डी आनंदपाल। तो इसमें जो हैगा सही ऑप्शन बताना है आपको, कौन था? महमूद गजनवी ने 1000 ईसा पूर्व 1 में पंजाब के हिंदू शासक जयपाल पर हमला करा था, जिसमें 27 नवंबर 1000 ईस्वी 1 को पेशावर के पास युद्ध में महमूद ने जयपाल को बुरी तरह से परास्त कर दिया। इस अपमानजनक पराजय के पश्चात जयपाल ने जलती चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली। हिंदू शाही वंश की राजधानी उद्भांडपुर थी। महमूद का छठा आक्रमण आनंदपाल पर हुआ और आनंदपाल ने महमूद के विरुद्ध 3 राजाओं का एक संघ बनाया। इस संघ में फरिश्ता के अनुसार अजमेर, दिल्ली, उज्जैन, ग्वालियर, कन्नौज और कलिंजर के राजा शामिल थे। तो सही ऑप्शन होगा इसका बी आनंदपाल। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। ये कथन किससे जुड़ा है? इल्तुमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। ये कहा था इल्तुमिश ने। जो है इल्तुमिश एक सुल्तान के रूप में राज्य किया। व्यक्तिगत रूप से वो सच्चा तुर्क था। तुर्की अधिकारियों को वो अपने समान समझता था और उसके समक्ष एक शासक के रूप में व्यवहार करना उसके लिए कठिन था। इल्तुमिश द्वारा निर्मित शासन व्यवस्थाओं में आक्ताओं का प्रमुख स्थान था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों, विशेषकर इल्तुमिश ने भारतीय सामंतशाही के विनाश के लिए व्यवस्था शुरू की, जो साम्राज्य को सुदूर स्थित प्रदेशों से जोड़ने में भी सहायक रही। इल्तुमिश ने तुर्कों को बड़ी संख्या में आक्ताएं प्रदान की। इल्तुमिश ने कहा था कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना संभव नहीं है। ये वक्तव्य इल्तुमिश ने मुल्लाओं की शिष्य मंडली में कहा था। इल्तुमिश बगदाद के खलीफा से मांग पत्र प्राप्त कर अपने भारतीय प्रदेशों की वैधानिक स्वीकृति स्थापित की। इल्तुमिश ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया और उन्हें भारतीय वातावरण में समान्वित किया। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन पहला सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मुबारक शाह खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो सही उत्तर होगा इसका फिरोज शाह तुगलक जो था, जो हिंदू त्योहारों में भी भाग लेता था। सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला इसका, फिरोज शाह तुगलक। नीचे सूची दी गई है, ताजुल मासिर, तबकात नासिरी और जो हैगा फुतूह सलातीन और तारीख फिरोज शाही। तो जो आपका इसमें से सबसे आसान आपको मिल जाएगा तबकात नासिरी, मिनहाज सिराज की पुस्तक है ये, तो एक बी का हो जाएगा। चौथा तारीख फिरोज शाही जो है आपकी क्या है? तारीख फिरोज शाही आपकी किताब है। जो दूसरा वाला है ये बी वाला जो ऑप्शन है, ये आपका जो हैगा इसमें एक मिनट। हाँ, तो ये जो है तबकात नासिरी जो है मिनहाज सिराज की किताब है, पहले का बी का। चौथा है ताजुल मासिर हसन निजामी की है। तारीख फिरोज शाही अफीफ की किताब है। फतूह सलादीन इसामी की है। इस तरीके से ऑप्शन बनेंगे 3 4 2 1, और ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न लेंगे, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? मोहम्मद बिन तुगलक का, अलाउद्दीन खिलजी का, शेरशाह सूरी का, या हुमायूं का? तो ये जो थे आपके अमीर खुसरी जो थे अलाउद्दीन के थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। बी वाला इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के ये कवि हुआ करते थे दरबारी। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने कौन सा नगर बसाया था? चंद्रगिरी, उदयगिरी, नारंगल, नागलपुर, वारंगल। तो इन्होंने जो राज्य बसाया था वो था, जो नगर बसाया वो नागलपुर था। सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कृष्णदेव ने कला के क्षेत्र में नागलपुर के नवीन नगर की नींव डाली, जहां उसने भव्य भवनों और मंदिरों का निर्माण कराया था। उसने शासनकाल में संपूर्ण साम्राज्य में सहस्त्र स्तंभों वाले मंडपों और गोपुरमों का भी निर्माण किया कराया था। उसके बाद अगला लेंगे, तुलुप वंश का संस्थापक कौन था? नरसनास्यक, इस्मादी नरसिम्हा, वीर नरसिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो थे वो वीर नरसिंह थे। इन्होंने सालुव नरेश इमाडी नरसिंह की हत्या करके स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया और विजयनगर साम्राज्य के तृतीयक व तुलुप राजवंश की स्थापना की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीर नरसिंह थे, इसके सही उत्तर है इसका वीर नरसिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? चैतन्य, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, माधवचार्य। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1845 में बंगाल के नदिया नामक जिला में हुआ था। ठीक है, इन्होंने कीर्तन के माध्यम से श्री कृष्ण की उपासना की। तुकाराम जो थे मराठा संत थे। इनका जन्म 1608 ईस्वी में पूना में देहू स्थान पर हुआ था। तो इसमें तुकाराम का तो संबंध हो जाएगा आपका देहू से, जो सही दे रखा है इन्होंने। अब इसमें जो हैगा इनका जन्म 1608 में, तो चैतन्य जो थे महाप्रभु ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि वृंदावन जो है उत्तर प्रदेश में है और ये पैदा हुए थे बंगाल में, तो बंगाल वाला यहाँ पर है नहीं। तो देहू वाला सही है। ज्ञानेश्वर अलिंदी में थे, माधवचार्य उडुपी में थे। सही है इसका 27 का जो ए ऑप्शन है वो गलत है, मतलब ऑप्शन सही है इसके हिसाब से। उसके बाद प्रश्न संख्या 28 है, बाबर की आत्मकथा तुझे के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? वह थी तुर्की, फारसी, अरबी, उर्दू। तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। जो थी ये चगुताई तुर्की में लिखी गई थी। ये कृति इतिहास का एक मूल्यवान स्रोत है, और जो हैगा इसमें ग्रंथ बाबर के पूरे जीवन का चित्रण नहीं है। इनकी इसमें 3 प्रमुख रिक्तियां रह गई हैं। उसके जीवन के केवल 18 वर्षों को ही इसमें शामिल किया गया है। तो ये तुर्की है, बाद में इसको जो हैगा बाबरनामा के नाम से भी प्रकाशित किया गया। किसी इतिहासकार ने दीन इलाही को धर्म कहा? अबुल फजल अब्दुल कादिर बदायूनी ने, नियामुद्दीन अहमद ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको जो हैगा बदायूनी ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने धर्म कहा था, और इस धर्म को मानने वाला, इस धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में हुई थी, और जिसको जो है अकबर ने फाउंड किया था। सबसे पहला इसमें मानने वाले इस धर्म को जो थे वो बीरबल थे, पहला हिंदू था जिसने इस धर्म को माना, और ये है दीन इलाही। ठीक है, इसमें जो हैगा निम्नलिखित में किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? आसफ खां, खुर्रम, महाबत खां, चार खुसरो। ऑप्शन बताने हैं आपको इसमें। तो अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 3 नवंबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। इसके समय के प्रमुख विद्रोह इस प्रकार हैं: खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी में, खुर्रम का विद्रोह 1626 ईस्वी में, महावत खां का विद्रोह 1626 ईस्वी में थे ये भी। तो ऑप्शन इसके जो है आसफ खां को छोड़ दीजिए, बाकी खुर्रम, महावत और खुसरो लगा दीजिए। 2 3 4 के हिसाब से ऑप्शन जो डी बनेगा वो सही होगा। खुर्रम, खुसरो का विद्रोह 1606 में, खुर्रम और जिनको शाहजहां भी कहा जाता है का
1626 ईस्वी में था। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद शाह द्वारा जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की थी? हिरानंद शाह, अमीचंद, बी फतेह चंद और डी है आपका जो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुगल शासक मोहम्मद शाह ने ये फतेह चंद को दी थी जगत सेठ की उपाधि। 1757 में क्लाइव ने अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार अंग्रेजों को व्यापार के पुराने अधिकार मिल गए, जिसमें कलकत्ता की किलाबंदी करने की अनुमति भी प्राप्त हो गई थी। अगला प्रश्न लेंगे। अधोलिखित में किस मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है? बेहजाद, मीर हाशिम, अब्दुल समद, मीर सैयद अली, मंसूर तथा अब्दुल हई को, या फिर जो है दासवन तथा बसावन को? तो ये माना जाता है अब्दुल समद और मीर सैयद अली को। भारत में मुगलों ने चित्रकला की जिस शैली की नींव डाली वो एक ऐसे उन्नतशील और शक्तिशाली कला आंदोलन के रूप में विकसित हुई जिन्होंने उत्तरवर्ती मध्यकालीन युग में भारतीय कला के इतिहास की धारा को बदल दिया। अब्दुल समद और मीर सैयद अली को मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है। इनको मुगल शासक हुमायूं फारस से लाया था। हुमायूं ने मीर सैयद अली को नादिरुल अस्त्र और अब्दुल समद को शीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। इन दोनों कलाकारों ने जो कृतियां तैयार की उनमें से कुछ बादशाह जहांगीर के लिए तैयार की गई गुलशन चित्र शैली में संकलित है, जो अब तेहरान की गुलिस्ता महल में संरक्षित है। हुमायूं की काबुल चित्रशला में कौन कौन सी कृतियां तैयार हुई उसका ब्यौरा नहीं मिलता, क्योंकि किसी भी समय सामयिक इतिवृत्ति में इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। मीर सैयद अली और अब्दुल समद अकबर के काल में भी थे। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका आपका अब्दुल समद और मीर सैयद अली। अब्दुल समद और मीर मीर सैयद अली जो है इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? बाबर, तुजुके बाबरी, गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा, बदायूनी, तबकाते अबगरी, जहांगीर, तुजुके जहांगीरी। तो इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बदायूनी ने तबकाते अकबरी नहीं लिखी है। बाबर की तुजुके बाबरी है, अभी हमने इस पर चर्चा की थी। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा, ये भी ठीक है। जहांगीर ने तुजुके बाबरी लिखी, ये भी सही है। तो तबकाते अकबरी ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद का ग्रंथ है जिन्होंने जो मुंतखबन तावरीत की रचना की थी। निजामुद्दीन अहमद ने तबकात अबगरी की रचना अकबर के शासनकाल में की थी। यह ग्रंथ 9 खंडों में विभाजित है। इस ग्रंथ की प्रस्तावना में गजनवियों के इतिहास का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दीवाने अर्श, सैन्य विभाग, दीवाने बरीद, गुप्तचर विभाग, दीवाने इंशा दान विभाग, दीवाने रियासत, बाजार नियंत्रण विभाग। तो सी सही नहीं है। दीवाने इंशा का जो है पत्राचार विभाग से संबंध था। दीवाने अर्श सैन्य विभाग सही है। दीवाने बरीद गुप्तचर सही है। दीवाने इंशा दान नहीं था, पत्राचार से था। ठीक है, तो सी ऑप्शन नहीं होगा इसमें। उसके बाद अगला लेंगे। वर्ष 1613 में अंग्रेज हुई ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? ए बंगलौर, बी मद्रास, सी मूसलीपट्टनम, डी सूरत। तो ये जो अनुमति मिली थी, ये अनुमति मिली थी आपकी सूरत में। 1600 में दिसंबर 1600 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक व्यापारी कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडेड इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की थी। इसको जो है मिली थी। अगला, मैसूर में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन प्रजामित्र मंडी की स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या था? वाडियार वंश का विरोध, मुसलमान का विरोध, या फिर ब्राह्मण विरोध, या जमींदार विरोध? इसका सही था वाडियार वंश का विरोध था। सही उत्तर हो जाएगा 36 का 1। अगला 37 है, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए? ए पंढरपुर की संधि, बी पुरंदर की संधि, सी सालाबाई की संधि, डी बेसीन की संधि। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बेसीन की संधि थी। बेसीन की संधि की शर्तों के अनुसार मराठा ने अंग्रेजी संरक्षकता को स्वीकार कर लिया, और इसके बाद जो है डी होगा इसका उत्तर। डी था, और दोनों पक्षों के एक दूसरे के शत्रु को अपने मित्र स्वीकार कर लिया। अगला ऑप्शन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी के अधिकार दिए गए? ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेजली, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। सही उत्तर है इसका आपका 38 का ए सही होगा, लॉर्ड क्लाइव।
1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 में हुई। भगोड़े सम्राट शाह आलम सेकंड को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम सेकंड ने 12 अगस्त 1765 को फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी ने सम्राट को 26 लाख रुपए दिए। तो सही उत्तर होगा लॉर्ड क्लाइव। दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर खींचा? ऑप्शन ए है इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, बी इकोनॉमिक पॉवर्टी, सी एट्रोसिटीज ऑफ ब्रिटिशर्स, डी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो 39 का जो सही उत्तर होगा वो बताना है आपको। तो इसका सही आंसर होगा आपका धन निकासी का सिद्धांत जो था, ये आपका जो है दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया में लिखा था। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? एन एम लोखंडे, बी शिंदे, सी पीवी वाडिया, डी एन एम जोशी। ये सही उत्तर होगा 40 का ए, एन एम लोखंडे। राइट ऑप्शन होगा एन एम लोखंडे। उसके बाद नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ए अजीमुल्ला, बी ब्रजेश कादिर, सी तांत्या टोपे और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ था वो तांत्या टोपे थे। तांत्या टोपे, सी सही होगा इसका। 5 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत कानपुर में हुई थी। यहाँ पर पेशाराव बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब धातु पंत ने विद्रोह के नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें उनकी सहायता उनके सेनापति तांत्या टोपे ने की थी। तांत्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पुडूरंग था, जो एक विश्वासघाती जमींदार मानसिंह द्वारा अंग्रेजों के द्वारा पकड़वा दिए गए। 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए व नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चूजिए। फकीर, राम सोपी, पागलपंथी, बिहार किसान सभा, शाहजनन सरस्वती, करमशाह, माजून शाह, चित्तूर सिंह। तो फकीर विद्रोह को शुरू किया था आपका माजून शाह और चिराग अली शाह ने। तो इसका सही हो जाएगा माजून शाह से फकीर का, ये हो जाएगा माजून शाह से पहले का थर्ड। ये हुआ था 1776-77 में। और ये हुआ था रामोसी को जो था वो चित्तूर सिंह से था। ये हुआ था आपका 1825 में। 1822 में पागलपंथी विद्रोह जो था वो आपका था करमशाह या टीपू से, जो 1813 में हुआ। और बिहार किसान सभा जनन 1927 में, ये हुआ था आपका 1927 में। तो पहला सही होगा। इस हिसाब से जो ऑप्शन होते हैं 3 4 3 4 2 1, 3 4 2 1 जहां ऑप्शंस हैं वो आपका उत्तर सही है। 3 4 2 1 ये बी वाले में ही ऑप्शंस लिखे हुए हैं। तो 42 का जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एमसी राजा और जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण। तो इन्होंने जो है इनमें से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसकी जो है स्थापना की थी। 1924 में अपने दलित वर्ग समाज की स्थापना की और 1927 में समाज समता संघ की स्थापना की, ताकि ताकि अछूतों और सरवण हिंदुओं में सामाजिक समानता के संदेश का प्रसार किया जा सके। 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1936 वाला होगा। ऑप्शन जो हैगा ए सही है इसमें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से कौन इंडियन मुस्लिम शीर्षक पुस्तक का लेखक था? सर सैयद अहमद खान, सर विलियम हंटर, थियोडर बैक, थियोडर मैरिसन। तो इसको किताब को लिखा था सर विलियम हंटर ने। ऑप्शन बी सही होगा इसका, इंडियन मुस्लिम नामक एक किताब इन्होंने लिखी थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? तो ये इलाहाबाद 1888, बनारस 1905, कलकत्ता 1886, लाहौर 1909। तो ये शुरू हुआ था इलाहाबाद 1888 ईस्वी के में जो हुआ। इस अधिवेशन में डफरिन ने कांग्रेस की कटु आलोचना की और आदेश जारी किया कि कोई सरकारी व्यक्ति किसी राजनीतिक संगठन के लिए धन इकट्ठा नहीं करेगा। उसने कांग्रेस का ये कहकर मजाक उड़ाया ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की प्रवक्ता है। उन्होंने कांग्रेस पर ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध विद्वेष फैलाने का दोषारोपण किया। कलकत्ता अधिवेशन 1886 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और लाहौर अधिवेशन 1909 की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी।
निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? रामप्रसाद बिस्मिल द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस, सूर्यसेन चटगांव केस, भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र केस, चंद्रशेखर आजाद दिल्ली बम कांड। तो इसमें से जो सही होगा वो आपका बी वाला है, सूर्यसेन चटगांव वाला, क्योंकि इस रामप्रसाद बिस्मिल द्वितीय लाहौर से नहीं थे, ये काकोरी कांड में से संबंधित थे जो 9 अगस्त 1925 को अंजाम दी गई थी। और जो सूर्यसेन थे ये चटगांव वाले केस में थे। तो बिल्कुल जो जोड़ी सही दी गई है इसमें वो ये है सूर्यसेन चटगांव केस की। भगत सिंह काकोरी के षड्यंत्र केस में शामिल नहीं थे। ठीक है। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद जो थे वो दिल्ली बम कांड के आरोपी नहीं थे, इस काकोरी कांड में ना कि दिल्ली बम कांड से। भगत सिंह थे बम कांड के आरोपी। निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? लाहौर अधिवेशन 1940, बंबई अधिवेशन 1915, दिल्ली अधिवेशन 1918, कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो ये हुआ था लाहौर अधिवेशन 1940 वाले में, जो है 22 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जिन्ना ने कहा कि प्रांतीय स्वायत्तता ने यह सिद्ध कर दिया है कि भविष्य में मुसलमानों को हिंदू बहुमत के अधीन शासित होना पड़ेगा। इसलिए जिन्ना ने यह घोषणा की कि किसी भी दृष्टिकोण से मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं वरन एक राष्ट्र है और एक राष्ट्र के लिए एक भौगोलिक क्षेत्र राज्य और स्वदेश आवश्यक है। इस अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया जिसका मुख्य आधार यह था कि भारत के लिए कोई संविधान मुसलमानों को उस समय तक स्वीकार्य नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। तो सही उत्तर हो जाएगा लाहौर 1940। 1919 ईस्वी में पंजाब के हुए प्रचारों में अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विज्ञात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया? तेज बहादुर सप्रू, बी आशुतोष मुखर्जी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी सर सैयद अहमद खां। तो ये जो नाइटहुड की उपाधि थी ये लौटाई थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन सी सही है। रॉलेट एक्ट के विरोध में जब पूरे देश में आंदोलन शुरू हुआ तो सत्यपाल सिंह और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने आहत होकर नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया और शंकर नारायण ने भी वाइसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया। तो ऑप्शन सी सही होगा। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? ए मुंबई, बी शांति निकेतन, सी दक्षिण अफ्रीका, डी पुणे। तो गांधी जी ने सेवा धर्म को दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कुल 21 वर्ष तक रहे तो 1915 में भारत लौटे। तो सब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 49 का वो सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद अगला ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन में प्रमुख भूमिका थी मोहम्मद अली, शौकत अली, लियाकत अली, अब्दुल कलाम आजाद। सही उत्तर हो जाएगा इसका ए 1 2 4। मोहम्मद अली भी थे इसमें, मोहम्मद अली थे और शौकत अली थे और अब्दुल कलाम आजाद भी थे। 1 2 4 ऑप्शन इसका जो है सही होगा। इस हिसाब से ऑप्शन ए सही होगा। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? ए अफगानिस्तान में, बी जर्मनी में, सी सिंगापुर में, डी तुर्की में। तो ये जो सरकार बनी अफगानिस्तान में बनी जर्मनी के सहयोग से काबुल नगर में दिसंबर 1915 को जो है अंतिम भारत की सरकार बनी थी अफगानिस्तान में। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन में से बाहर रखा गया? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन, लॉर्ड इरविन। तो ये रखा गया था लॉर्ड इरविन के, जिनके बीच में गांधी और इरविन समझौता हुआ था 1931 में। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, सी आर डे, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो इसके जो संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के। डी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का समिति का सदस्य नहीं था? एन गोपाल स्वामी अयंगर, बी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सी है के एम मुंशी और जो है आपका डी है एस एन मुखर्जी। तो एस एन मुखर्जी जो है इसके सदस्य नहीं थे। राइट ऑप्शन होगा डी वाला। 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में संस्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख न्यायाधीश कौन था? विलियम पिट, हेनरी वेंसेस्टार्ट, इलीजा इम्पे और डी था चॉब नचरनाक। तो इसका जो वो थे एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो है क्राउन के द्वारा बनाए गए थे। इसमें 5 जजों की सहायता से 1774 में गठित किया गया और इसमें सर एलिजा थे और आपका जो थे ये थे। तो इसका एलिजा इम्पे राइट आंसर होगा, सी वाला। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ताजुद्दीन यलदौज को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, शमसुद्दीन इल्तुमिश को, नसीरुद्दीन कुबाचा को। तो ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। 56 का जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। शहाबुद्दीन और मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की और 1205 में मोहम्मद गौरी पुनः भारत आया और
इसका मुकाबला खोखरो से हुआ। खोखरो को पराजित कर बुरी तरह कत्ल किया गया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद चूंकि उसका कोई अपना पुत्र नहीं था, इसलिए लाहौर की जनता ने मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर के शासन करने पर निमंत्रण दिया। ऐबक ने लाहौर पहुंचकर 1206 में अपना राज्याभिषेक करवाया। पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। ये कथन किसका है? हसन निजामी, अलबरूनी, अमीर खुसरो, मिनहाज। तो ये जो है पहला ही ऑप्शन इसका जो है सही होगा। हसन निजामी की किताब है ताबिकतुल नासिर, इसमें इन्होंने ये लिखा है हसन निजामी ने। और 1191 का जो तराइन का युद्ध है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था, जिसमें गौरी की पराजय हुई थी। उसके बाद प्रश्न 18 है, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी इल्तुमिश। तो दिल्ली को जो राजधानी बनाया था सबसे पहली बार वो बनाया था आपका इल्तुमिश ने। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी लाहौर में स्थापित की थी। उसके उत्तराधिकारी इल्तुमिश ने, जिसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, उसने सर्वप्रथम राजधानी लाहौर से दिल्ली को स्थानांतरित कर दी थी। और सेकंड टाइम दिल्ली 1912 में ट्रांसफर हुई, कलकत्ता से दिल्ली बनी राजधानी, जो 1911 के दरबार में तय की गई थी। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। बलबन के शासनकाल में, बी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, सी इल्तुमिश के शासनकाल में, डी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो ये किया था आपका सी वाला, इल्तुमिश के शासनकाल में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इल्तुमिश के शासनकाल में ये वाला जो ऑप्शन है वो सी। अगला है, अंतिम प्रश्न है, 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने 11 में से 5 प्रांतों में बहुमत हासिल कर लिया और निम्नलिखित में से एक में उसका बहुमत कुछ मतों से ही कम रहा। उड़ीसा, बी मद्रास, सी मुंबई, डी सेंट्रल प्रोविंसेस। तो इसका सही ऑप्शन होगा बम्बई। बम्बई में ही उनका जो था बहुमत बहुत कम रहा था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर 1937 में चुनाव हुए, जिसमें से 1585 असेंबली सीटों में से 711 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी कांग्रेस को। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। तो ये 60% थे जो एलटी ग्रेड और दूसरे एग्जाम्स के लिए हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।